नेपाल ने कुदरत में ऐसा कहर बरपाया है जिसकी तस्वीरें देखकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नेपाल तिब्बत सीमा से अचानक आई बाढ़ ने देखते ही देखते पूरे इलाके को तबाही के मैदान में बदल दिया। कई सड़कें बह गई, कई पुल पानी में समा गए, तो कई देखते ही देखते घर, गाड़ियाँ और बाजार मलबे के नीचे दब गए। सबसे डराने वाली बात यह है कि इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सैकड़ों लोग अब भी लापता है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कम से कम 160 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 800 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक भी शामिल है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वैसे वैसे तबाही की नई तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा तबाही नेपाल के रसुवा जिले में नेपाल चीन सीमा के पास देखने को मिली। टिमुरे और रसुवागढ़ी इलाके में अचानक पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये इलाका काठमांडू से तिब्बत और कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्तों का भी अहम हिस्सा है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में यात्री और पर्यटक मौजूद थे। अब सवाल है कि आखिर ये बाढ़ आई कैसे। दरअसल शुरुआती जानकारी में बाढ़ का संबंध तिब्बत की तरफ हुई एक बड़ी प्राकृतिक घटना से जोड़ा गया। वैज्ञानिक और अधिकारी बता रहे हैं कि ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फ, चट्टान और मलबे के बड़े पैमाने पर खिसकने से नदी का बहाव अचानक बाधित हुआ और फिर पानी ने बेहद तेजी से नीचे की तरफ रास्ता बनाया। वैज्ञानिकों ने लेंदे खोला क्षेत्र में संभावित आइस रॉक एवलांच की आशंका जताई है। इसका असर सबसे पहले लेंदे खोला यानी भोटेकोशी नदी के आसपास दिखाई दिया। अचानक पानी और मलबे का स्तर इतना बढ़ा कि रसुवागढ़ी सीमा नाके और टिमुरे बाजार का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। इसके बाद बाढ़ का असर त्रिशूली नदी के कॉरिडोर तक पहुंचा और नेपाल के कई जिलों में तबाही फैल गई। यानी ये सिर्फ सामान्य बारिश से आई बाढ़ नहीं थी, ये एक अचानक आई फ्लैश फ्लड थी, जिसमें पानी के साथ भारी मात्रा में चट्टान, मिट्टी और मलबा भी नीचे आया। यही वजह है कि कई जगहों पर नुकसान सिर्फ पानी से नहीं बल्कि मलबे में आए पत्थर और चट्टानों से भी हुआ। वीडियो और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाढ़ का पानी अपने रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों, दुकानों, घरों और दूसरी इमारतों को बहा ले गया। कई पुल टूट गए और सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ। कई इलाकों में बिजली और संचार व्यवस्था भी बाधित हुई, जिससे रेस्क्यू टीमों के लिए मुश्किलें और बढ़ गई। लापता लोगों में भारतीय नागरिकों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक नेपाल त्रासदी में 288 भारतीय नागरिक लापता है। इनमें 73 लोग त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के 37 और 39 लोगों के 2 समूह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। पश्चिम बंगाल के 32 लोगों का एक समूह भी लापता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के 61 लोग और केरलम के 33 लोगों का एक समूह भी लापता बताया जा रहा है। यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े कुल 5 समूहों के लोग लापता है। राहत की बात यह है कि तमिलनाडु के 21 लापता लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है और इन्हें जल्द काठमांडू से नई दिल्ली लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कई कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री चीन में भी फंसे हुए हैं, जिन्हें भारत लाने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इस त्रासदी में के बारे में आपको कुछ चीज़ें अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहला कि जो भारतीय नागरिक हैं वहाँ पर जो इस त्रासदी में जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो
ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो ये 5 समूह, मोटा मोटा समूह ये है जो कि 288 का जो मैंने आंकड़ा दिया उसमें बैठते हैं। इसके अलावे चीनी, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन में जाना पड़ता है, तो वहाँ भी कई एक लोग हैं जो वहाँ पर अभी चूँकि इतना बड़ा त्रासदी हुआ है, डिज़ास्टर हुआ है, तो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। करीबन 200 का आंकड़ा है। हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से, स्थानीय इकाइयों से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से उसको वहाँ से निकाला जाए। इसमें से 200 लोग जो हैं, उसमें से 95 लोग दार्चेन शहर की तरफ, वहाँ से हिल्सा पार करके नेपाल में आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लोग जिलोंग शहर में, 30 लोग जुटुलपुक जो कि सागा की तरफ आ रहे हैं, एक और शहर है, और 60 से 70 लोग जो हैं सागा की तरफ आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और उनसे हमारी बातचीत भी हुई है, हमारे एम्बेसडर की बातचीत हुई है, और ये लोग वहाँ से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे। इन लोगों के अलावे कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं जो ईशा फाउंडेशन के साथ वहाँ गए थे। उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है। उसमें कुछ भारतीय मूल के लोग हैं, कुछ हो सकता है कुछ भारतीय नागरिक भी हों, या और उसके अलावे कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये जो प्रिलिमिनरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया है उसके तहत है। एक तरीके से जो जो हमारे पास अपडेट आएगा उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। जहाँ तक रिलीफ और रेस्क्यू की बात है, रिलीफ जो हम लोगों ने मानवीय सहायता प्रदान किया है नेपाल को, उसके बारे में जिक्र कर दूं। हालांकि आपने देखा होगा जो प्रेस रिलीज और जो एक्स पोस्ट के माध्यम से हम लोगों ने बताया है, लेकिन वह फिर से मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज जो 26 तारीख को 8:30 बजे सवेरे यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था। काठमांडू कुछ देर बाद पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयाँ, उसके अलावे हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीज़ें हैं। दूसरा जहाज C-17 जहाज वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और शायद पहुंचने वाला हो या पहुंच गया होगा, और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम, जिसमें कि टेंट है, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल, सोलर लैंप्स, पंप, किचन सेट्स, जेन सेट्स वगैरह हैं, और 8 टन दवाइयाँ और 1 टन खाने पीने की सामग्री। कुल मिला के दोनों जहाज़ों में 47.5 टन के इमरजेंसी रिलीफ सप्लाई हमारे यहाँ से गया है, और भी इसके आगे जो हमसे हो सकता है असिस्टेंस, जो भी मानवीय सहायता हो सकता है, वो भी हम प्रदान करेंगे। और चूँकि आपको पता है कि जिस क्षेत्र में ये बाढ़ आई, वहाँ पर कनेक्टिविटी की बहुत वहाँ पर कमी हो गई है। उस कारण से जो बेली ब्रिजेस की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मांग है, उसको भी हम लोग उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे मंत्रालय में 24 घंटा चलने वाला हेल्पलाइन नंबर, एक कंट्रोल रूम यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके जो भी नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, उसके अलावा फ़ोन के नंबर, ईमेल वगैरह, वो सब एक्स पोस्ट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे दूतावास नेपाल में और बीजिंग में, दोनों वहाँ भी 24 घंटा लगातार वो वहाँ पर हेल्पलाइन चला रहे हैं और लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। वो जो 21 लोगों की जो बात हमने कही कि 21 लोग तमिलनाडु से जिनको रेस्क्यू किया गया है, उनकी जानकारी हम आपको हमारे एक्स पोस्ट के माध्यम से दे रहे हैं, उनका नाम दे रहे हैं, ताकि उनके परिवारजन को और उनके लोगों को तक ये बात पहुंच सके और उनमें आश्वासन आ सके। जो हमारे पास अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे।
भारत ने भी नेपाल के लिए राहत अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के मुताबिक भारत ने 2 विमानों के जरिए नेपाल को कुल 47 टन राहत सामग्री भेजी है। इनमें पहला C-130J विमान 10 टन राहत सामग्री लेकर नेपाल पहुंचा, जिनमें अस्थायी शेल्टर और दवाइयां शामिल है। इसके बाद C-17 विमान 37 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ, जिसमें करीब 8 टन दवाइयां और 1 टन खाद्य सामग्री शामिल है। यानी 2 दिनों में भारत की तरफ से नेपाल को 47 टन राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। भारत ने राहत और बचाव के लिए अपने स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और नेपाल में मौजूद भारतीय दूतावास के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। भारतीय एजेंसियां लापता नागरिकों की जानकारी जुटाने और उनके परिवारों तक अपडेट पहुंचाने में जुटी है। और इस पूरी त्रासदी का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलस्तर ने भारत के सीमावर्ती राज्यों की भी चिंता बढ़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। नेपाल में आई बाढ़ के बाद गंडक नदी में पानी बढ़ने से बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्थितियों को देखते हुए वाल्मीकि नगर के गंडक बराज पर निगरानी बढ़ाई गई है। बराज के सभी 36 फाटक खोले गए ताकि पानी के दबाव को नियंत्रित किया जा सके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद स्थिति का जायजा लेने वाल्मीकि नगर पहुंचे। उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज और उसके फाटकों का निरीक्षण किया। सीएम ने बाढ़ प्रभावित और संवेदनशील इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और अधिकारियों से जल स्तर और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। हालांकि राहत की बात यह है कि गुरुवार को गंडक नदी के जल स्तर में कमी का रुझान देखने को मिला। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी का डिस्चार्ज भी कम हुआ है। इसके बावजूद बिहार सरकार ने सीमावर्ती और निचले इलाकों में निगरानी जारी रखी है, क्योंकि नेपाल में बारिश और नदी के ऊपरी हिस्सों की स्थिति का सीधा असर बिहार पर पड़ सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी जो स्थिति है वो धीरे धीरे समान हो रहा है जी। भगवान का आशीर्वाद है कि इस तरह नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी स्थिति को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समान हो रही हैं। बारिश हुआ है, उसका कुछ पानी अधिक आ रहा है, लेकिन लगभग 1 लाख क्यूसेक के आसपास का आज पानी डिस्चार्ज हो रहा है। अब धीरे धीरे यहाँ से लेकर पटना तक की स्थिति समान है। सर मतलब नहीं, खतरा तो अभी तक तो जो स्थिति है अब समान हो रहा है। इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो एकदम समान रहेगा। यानी फिलहाल बिहार में प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट पर है। निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर राहत बचाव टीमों को तुरंत एक्टिव किया जा सकता है। नेपाल की इस त्रासदी का असर महाराष्ट्र तक भी पहुंचा है, जहां राज्य सरकार वहां फंसे अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक 80 से ज्यादा महाराष्ट्र के नागरिकों के वहां फंसे होने की खबर है। इनमें 57 यात्रियों की यात्रा रिचा टूर्स के जरिए आयोजित होने की जानकारी है। महाराष्ट्र के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने संबंधित एजेंसी से संपर्क किया और यात्रियों की जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक 4 नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की गई है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों की जानकारी जुटाकर उसका सत्यापन किया जाए। इसके लिए वेब आधारित फॉर्म भी जारी किया गया है, ताकि परिवार अपने परिजनों से जुड़ी जानकारी प्रशासन तक पहुंचा सके। परिजनों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि यात्रियों, उनके परिवारों और ट्रैवल एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क रखा जाएगा। फिलहाल नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हर गुजरते घंटे के साथ मलबे से किसी के सुरक्षित निकलने की उम्मीद भी है और नए नुकसान की आशंका भी। नेपाल की इस भीषण त्रासदी में भारत समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की है। अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकालना, लापता लोगों का पता लगाना और प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना।